1789 में घटित फ्रांसीसी क्रांति का स्वरूप और उसके कारणों का हमने अच्छे से विस्तृत अध्ययन कर लिया था। क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति का महत्व विश्व के इतिहास में अपना अलग ही है, उसका अलग ही अपना महत्व है। और फ्रांसीसी क्रांति काफी बृहद तौर पर इसका विस्तार काफी क्षेत्रों में था और क्षेत्रों के अलावा इसका जो प्रभाव देखने को मिला वो संपूर्ण यूरोप के साथ साथ संपूर्ण विश्व में देखने को मिला। कारणों को जानने के बाद, कारणों को मैंने आपको इस रूप में बताया था कि आप एक स्टोरी के फॉर्मेट में उसको याद रख सकते हैं और अगर आपने वो याद कर लिया होगा तो वो शायद ही आपको कभी भूलेगी, केवल आपको एक बार नजर फेरने की जरूरत पड़ेगी। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताती हूँ फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कौन कौन सी घटनाएं घटित होती हैं। ठीक है, मतलब क्रांति में युद्ध होता है कि नॉर्मल बातचीतें होती हैं या फिर कोई बैठक संपन्न होती है। इसके क्रांति की सबसे जो महत्वपूर्ण विशेषता थी फ्रांसीसी क्रांति की वह यह थी कि इस क्रांति के दौरान नेपोलियन जैसे महान शासक का उद्भव होता है। ठीक है, तो हम घटनाएं पढ़ते हैं कि कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको ये चीज बताई थी कि शासक जो था जेम्स द्वितीय वो 175 वर्ष के बाद स्टेट जनरल की बैठक बुलाता है। तो सबसे पहले क्या घटना है, स्टेट जनरल की बैठक। अब मुझे शायद इसे बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि मैंने जब पृष्ठभूमि का चैप्टर आपको बताया था फ्रांस की क्रांति का तो उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से डिटेल से करवाया था। उसके बाद जब मैंने कारण बताए थे उसमें भी मैंने आपको अच्छे तरीके से ये बताया था। तो ये कब होती है, 5 जुलाई 1789 को स्टेट जनरल की बैठक होती है। और फिर इसके आगे क्या हुआ ये सब आपको पता ही है। मताधिकार के लिए युद्ध, मन मुटाव होता है दोनों पक्षों के बीच। फर्स्ट स्टेट का सेकंड स्टेट के साथ मन मुटाव होता है और जो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट है वो थर्ड स्टेट के साथ बैठने को मना कर देते हैं और थर्ड स्टेट जो है इसे अपना अपमान समझ के सभा का बहिष्कार करता है और पास के ही टेनिस कोर्ट में अपनी बैठक बुलाता है और स्वयं को एक राष्ट्रीय सभा के रूप में क्या करता है, घोषित करता है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होता है, स्टेट जनरल की घटनाएं मैं बता रही हूँ। घटनाएं अगर कभी भी क्वेश्चन में आता है तो आपको इस सीरीज में ही लिखना पड़ेगा कि इसके बाद कौन कौन सी चीजें हुई, कौन कौन सी घटनाएं हुई, कहाँ पे युद्ध हुआ या फिर कहाँ पे कौन सी बैठक हुई, व्यवस्थापिका सभा की व्यवस्था हुई या संविधान सभा का हुआ या मानव अधिकारों की घोषणा, ये सारी चीजें आपको इसमें बतानी पड़ेंगी। वही मैं आपको बता रही हूँ, आप एकदम ध्यान रखेंगे पूरा। मतलब आपको ये भी नहीं करना है कि घटनाओं का आप क्रम पलट दें, क्रम को आपको व्यवस्थित तरीके से ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टेट जनरल की बैठक के बाद क्या हुआ, टेनिस कोर्ट में शपथ ली गई। टेनिस कोर्ट की शपथ भी मैंने आपको बताया था। शपथ के बाद क्या हुआ, जब संविधान सभा की मांग करने लगे थे थर्ड स्टेट के लोग, ठीक है, जो जनसाधारण थे, संविधान सभा की मांग जब उठने लगी तो फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट ने इसे मना कर दिया। मतलब इस मत से वो सहमत नहीं थे, संविधान सभा वाले मत से सहमत नहीं थे। जब संविधान सभा वाले मत से सहमत नहीं थे तो जो जन सामान्य था वो बास्तील पर आक्रमण करता है। इस घटना के अलावा, जो ये मैंने आपको एक घटना बताई, इस घटना के अलावा बास्तील पर आक्रमण करने का कारण एक और था। क्या था, तत्कालीन समाज में पेरिस के अलावा जो आसपास के गांव थे, जैसा कि आपको पता है, किसान, मजदूर और जो अन्य वर्ग था, जो करदाता वर्ग था, उसके लिए कोई अन्य सुविधाएं मौजूद नहीं थी। किसान केवल खेती करके ही कर दे सकता था और खेती के लिए कोई अलग से व्यवस्था नहीं की गई थी, ना ही कोई नवाचार था। वही पुरानी पद्धति से खेती होती थी और मानसून पर ही डिपेंड थी। मानसून अच्छा हुआ तो खेती हुई, नहीं हुआ तो नहीं हुई। लेकिन इससे शासक वर्ग को यह जो कर लेता था उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि खेती हुई है या नहीं हुई है, मानसून कैसा रहा, उसको केवल कर लेने से मतलब था। मतलब उसने फिक्स किया था कि इतना भूमि का उपज का इतना भाग हमें चाहिए ही चाहिए, या कैश के रूप में या तो फिर अनाज के रूप में हमें चाहिए ही चाहिए। इससे क्या हुआ, जो गांव के लोग थे, जो किसान वर्ग था, जो जनसाधारण वर्ग था, उसमें क्या हुआ, भूखमरी फैली। भूखमरी के अलावा लोग दरिद्रता, गरीबी से एकदम कुपोषण का शिकार होने लगे।
फिर क्या होता है, आपने जनरली सुना होगा कि गांवों में अगर कोई अपना गुजर बसर नहीं कर पाता है तो रोजगार की तलाश में शहरों की ओर पलायन कर जाता है। जब ये सब स्थितियां गांवों में उत्पन्न होने लगी, गांव के जो लोग थे उस समय के तत्कालीन समाज के जो गांव के लोग थे, बहुत बड़ी मात्रा में पेरिस की ओर पलायन करने लगे। देखते ही देखते कुछ समय बाद पेरिस की जो गलियां थी वो इन लोगों से भरती चली गई। ठीक है, पेरिस की गलियां इन लोगों से, जनसाधारण से, जो गांव से शहरों की ओर पलायन करके गए थे, इनके द्वारा भरती चली गई। इससे क्या होता है, कुछ अराजक तत्व वहां पर पेरिस में मौजूद थे। अराजक तत्व मतलब कुछ ऐसे होते हैं, भड़काने वाले लोगों को भड़काने वाले लोग होते हैं। कुछ अराजक तत्वों ने उस भीड़ से क्या कहा कि जो यहाँ का शासक है, जो यहाँ का राजा है, वो इस भीड़ को नियंत्रित करने के लिए विदेशी सैनिकों से सहायता प्राप्त कर रहा है। ये जो बात उन्होंने उन लोगों ने कही थी, ये सारी झूठ थी बातें। ठीक है, ये केवल एक अराजकता फैलाने का तरीका था। एक बार फिर से सुनिए, अराजक तत्वों ने भीड़ को भड़काया और क्या कहा कि इस भीड़ को नियंत्रित करने के लिए राजा विदेशी सैनिकों से सहायता प्राप्त कर रहा है। ऐसे में क्या हुआ, लोगों के अंदर आक्रोश व्याप्त हुआ और लोगों ने हथियार प्राप्त करने के लिए कि अगर विदेशी सैनिक हम पर आक्रमण करेंगे तो हमारे पास भी तो कोई हथियार होना चाहिए। तो हथियार प्राप्त करने के लिए बास्तील नामक किले पर उन्होंने आक्रमण कर दिया और उस बास्तील में जितने कैदी भी थे, वहां पर कैदी भी हुआ करते थे, तो जितने कैदी थे सारे कैदी क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं और बास्तील के किले की लूट कर ली जाती है। तो क्या हुआ, स्टेट जनरल की बैठक बुलाई गई, टेनिस कोर्ट में फिर शपथ ली गई और उसके बाद की घटना क्या थी, बास्तील का पतन। आगे समझ में, आप ये बास्तील के पतन में आप ये दोनों ही घटनाएं लिखेंगे। ठीक है, फिर अगला क्या था, अगले अगर हम कड़ी में चलते हैं तो फ्रांसीसी क्रांति के दौरान इतनी ज्यादा अव्यवस्था फैल गई थी, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो पेरिस की गलियां थी वह लोगों से क्या हो चुकी थी, भर चुकी थी। पेरिस की गलियां लोगों से भर चुकी थी। इसके साथ कुछ अराजक तत्वों के मौजूद होने के कारण जगह जगह पर हमेशा उपद्रव हुआ करते थे। जो कानून व्यवस्था थी वो डगमगा चुकी थी। इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए राजा ने दो सभाओं या दो संस्थाओं की स्थापना की। कौन कौन सी? एक थी नागरिक सभा और दूसरी थी राष्ट्रीय रक्षा दल। राष्ट्रीय रक्षा दल, ठीक है। जो राष्ट्रीय रक्षा दल थी, राष्ट्रीय रक्षा दल, ये याद रखेंगे, तत्कालीन शासक ने फ्रांस में फैली हुई अव्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए तथा जो उपद्रव हो रहे थे, जगह जगह पर स्थान स्थान पर उपद्रव हो रहे थे, मार काट होती थी, ठीक है, इन सब स्थितियों पर काबू पाने के लिए तत्कालीन शासक ने लफायते नामक सेनापति, लफायते बहुत महान सेनापति था, तो लफायते नामक सेनापति के नेतृत्व में राष्ट्रीय रक्षा दल की स्थापना की। कौन था सेनापति? इसका प्रमुख कौन था? नेतृत्व किसने किया था इसका, राष्ट्रीय रक्षा दल का? लफायते। ठीक है, अगर लफायते पूछता है आपको तो आप 2-3 लाइन में आप क्या लिख सकते हैं कि लफायते क्या था? लफायते एक महान सेनापति था जो फ्रांसीसी क्रांति के दौरान स्थापित किए गए राष्ट्रीय रक्षा दल का प्रमुख था। ठीक है, और इसके बाद अब अव्यवस्था तो कंट्रोल में आएगी क्योंकि इसने इसकी स्थापना कर दी और इसकी महान लफायते के नेतृत्व में अव्यवस्था तो काबू हो गई, लेकिन कानून व्यवस्था कैसे लागू हो, कानून व्यवस्था कैसे सुचारू रूप से चल सके, इसके लिए राजा ने नागरिक सभा की स्थापना की। नागरिक सभा को अन्य नाम से भी जाना जाता है नागरिक सभा। नागरिक सभा को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है कम्यून। कम्यून, ओके। तो याद रखेंगे क्या, सबसे पहले स्टेट जनरल की बैठक बुलाई गई, उसके बाद टेनिस कोर्ट में शपथ ली गई, उसके बाद बास्तील का पतन हुआ, बास्तील के पतन के बाद नागरिक सभा और राष्ट्रीय रक्षा दल की स्थापना की गई। राष्ट्रीय रक्षा दल का कार्य था
तात्कालीन समाज में अव्यवस्थाओं को खत्म करना, मतलब व्यवस्था को स्थापित करना, व्यवस्था की स्थापना या व्यवस्था स्थापित करना। और इसका नेतृत्व किया था लफायते ने। नागरिक सभा, जिसका कि अन्य नाम कम्यून था, इसका कार्य था कानून व्यवस्था का सुचारू रूप से पालन करवाना या करना, कानून व्यवस्था सुचारू रूप से चलाना, कानून व्यवस्था सुचारू रूप से चलाना। इन दोनों सभाओं ने, इन दोनों संस्थाओं ने बुर्बो वंश का बुर्बो वंश जो चला आ रहा था, वंश वहां पे फ्रांस में जो पुरातन वंश चला आ रहा था, बुर्बो वंश, इन दोनों संस्थाओं ने उस पुराने बुर्बो वंश के ध्वज को त्याग कर स्वयं का सफेद ध्वज अपनाया था। ठीक है, तो इसने क्या किया था, इन दोनों ने स्वयं का नया ध्वज अपनाया था। ठीक है, ये अगली घटना में हम देखते हैं नागरिक सभा और राष्ट्रीय रक्षा दल की स्थापना होने के बाद क्या होता है। तो ये जो संविधान सभा की बात कही गई थी कि संविधान सभा की स्थापना होनी चाहिए, ये जो बात थी, ये जो इसके प्रस्ताव थे, ये मान लिए जाते हैं और संविधान सभा की स्थापना कर दी जाती है। ठीक है, तो अगली घटना क्या होगी, संविधान सभा और मानवाधिकारों की घोषणा, तो ठीक है, संविधान सभा की जो बात कही जाती है, संविधान सभा के लिए जो प्रस्ताव लाए जाते हैं, संविधान सभा का 1789 में इसका गठन कर दिया जाता है। संविधान सभा कोई अलग किस्म की कोई सभा नहीं थी, राष्ट्रीय सभा का ही परिवर्तित रूप थी। राष्ट्रीय सभा, पिछले आप जाएंगे, याद करिए राष्ट्रीय सभा क्या थी। ठीक है, तो राष्ट्रीय सभा का ही परिवर्तित रूप थी क्या, संविधान सभा। ये जो संविधान सभा थी, इसका निर्माण किया गया 1789 से 1791 के मध्य। ओके, 1789 से 1791 के मध्य संविधान सभा का क्या किया गया, गठन किया गया। और ये जो संविधान सभा थी वो अमेरिकी क्रांति और उसके साथ साथ रूसों के सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक से प्रभावित थी। रूसों की सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक मैंने आपको, रूसो जब दार्शनिक बताए थे तो मैंने आपको समझाया था। ठीक है, तो ये जो संविधान सभा थी किससे प्रभावित थी, अमेरिकी क्रांति और सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसों की एक पुस्तक थी, उससे ये क्या थी, प्रभावित थी। अब रूसों की पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा क्या था, मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था, आपको याद होगा कि क्या कहा रूसों ने, कि प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक मनुष्य प्रकृति में स्वतंत्र जन्म लेता है, प्रत्येक मनुष्य प्रकृति में स्वतंत्र जन्म लेता है, फिर वो इतने बंधनों से जकड़ा क्यों हुआ है, ओके, उसकी समानता बाधित क्यों है। ठीक है, तो जब सोशल कॉन्ट्रैक्ट से ये प्रभावित होगी संविधान सभा, तो जाहिर सी बात है कि संविधान सभा समानता मूलक विचारों पर ही चलेगी। ठीक है, याद रखिएगा किन पर प्रभावित थी ये, मैं वॉच कर रही हूं अभी। तो संविधान सभा समानता मूलक विचारों पर ही क्या थी, प्रभावित थी, और इन्हीं प्रभावों से अमेरिकी क्रांति और सोशल कॉन्ट्रैक्ट से ही प्रभावित होकर संविधान सभा ने 1791 में मानवाधिकारों की घोषणा कर दी। मानवाधिकार मतलब सभी मनुष्य क्या है, समान है और उनको समान अधिकार मिलने चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया संविधान सभा और मानवाधिकारों की घोषणा। मैं बोल रही हूँ आपको जिस हिसाब से उसको समझ में आ रहा है कि वर्ड्स अलग अलग हो सकते हैं, जैसा भी आपको समझ में आ रहा है आप नोट कर लेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि नोट करने की जरूरत है तो आप नोट कर लेंगे। ठीक है, फिर संविधान सभा हो गया। अब संविधान सभा के बाद क्या हुआ, कहते हैं जब शासन अपने हाथ में आ जाता है तो कोई भी व्यक्ति क्या करने लगता है, अपने ही मन की चलाने लगता है।
संविधान सभा का जब गठन होता है तो संविधान सभा के जो सदस्य थे उन्होंने अपनी मर्जी चलानी चाहिए और अपने हितों को साधते हुए उन्होंने क्या कहा कि संविधान सभा के स्थान पर व्यवस्थापिका सभा की स्थापना होनी चाहिए। क्या कहा? संविधान सभा के स्थान पर व्यवस्थापिका सभा की स्थापना होनी चाहिए। तो अगली घटना क्या रही? व्यवस्थापिका सभा। व्यवस्थापिका सभा, ठीक है। तो अब संविधान सभा के सदस्य ही चाह रहे हैं व्यवस्थापिका सभा की स्थापना, तो जाहिर सी बात है कि संविधान सभा को भंग कर दिया जाएगा। तो 1791 में आकर संविधान सभा को क्या कर दिया गया? भंग कर दिया गया और 745 सदस्यों की 745 सदस्यों की व्यवस्थापिका सभा का क्या किया गया? गठन किया गया। फिर व्यवस्थापिका सभा के गठन के बाद व्यवस्थापिका सभा में 2 दल देखने को मिले। वो 2 दल कौन से थे? याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन में बता रही हूं आपको। व्यवस्थापिका सभा के गठन के बाद 745 सदस्यीय व्यवस्थापिका सभा के गठन के बाद 2 दल सामने आए। कौन कौन से दल? पहला दल था वैध राज सत्तावादी। ओके, पहला दल कौन सा था? वैध राज सत्तावादी और दूसरा दल था गणतंत्रवादी। वैध राज सत्तावादी और गणतंत्रवादी। वैध राज सत्तावादी दल के जो सदस्य थे वो क्या चाहते थे? वह चाहते थे कि युद्ध समाप्त हो जाए, युद्ध ना हो, क्रांति ना हो, क्रांति को समाप्त करना चाहते थे वैध राज सत्तावादी। और वैध तरीके से ये राज सिंहासन के पक्षधर थे। वैध तरीके से ये राजतंत्र की स्थापना करना चाहते थे। क्या चाहते थे ये? क्रांति को खत्म करना चाहते थे, क्रांति को खत्म करना चाहते थे और ये वैध राजतंत्र की स्थापना करना चाहते थे। ओके, ये वैध राजतंत्र की स्थापना करना चाहते थे और जो संविधान था, संविधान के कट्टर समर्थक थे ये, ठीक है। मतलब संविधान में जो भी अनुच्छेद या जो भी कानून लिखे गए हैं उनका ये पालन क्या करते थे? उपयोगी समझते थे। संविधान में जो भी बातें लिखी गई हैं उनका पालन ये क्या करते थे? उपयोगी समझते थे वैध राज सत्तावादी, ठीक है। ये आ गया समझ में। जो दूसरा दल था गणतंत्रवादी, गणतंत्रवादी दल क्या करता था? ये क्रांति को कभी समाप्त करना नहीं चाहता था, क्रांति को कभी समाप्त करना नहीं चाहता था और ये राजतंत्र का घोर विरोधी था और राजतंत्र की स्थापना का कट्टर विरोधी होने के कारण ये गणतंत्र की स्थापना करना चाहता था। तो ये क्या था? गणतंत्र का, राज्य में गणतंत्र की स्थापना का समर्थक था ये दल। आगे चलकर अब ये क्रांति का समर्थक था और ये क्या था? एक उग्रवादी, जिसे कहते हैं उग्रवादी, ये उग्रवादी दल था। उग्रवादी दल का प्रभाव ज्यादा हो जाता है और इस प्रभाव के कारण आगे चल के इनकी भी 2 विचारधाराएं, ये उग्रवादी दल एक तरह से उदारवादी दल को दबा देता है, ठीक है। दबाने के बाद क्या होता है? आगे चलकर गणतंत्रवादी जो दल था, गणतंत्र वाला जो दल था, इसमें भी 2 तरह की विचारधाराओं का उदय हो जाता है। दो गुट बन जाते हैं गणतंत्रवादियों के भी। गणतंत्रवादी कौन से 2 गुट? एक बनता है जीरोंदिस्त, एक बनता है जीरोंदिस्त और एक बनता है जैकोबियन, ठीक है। कौन से 2 गुट बन जाते हैं? जीरोंदिस्त और जैकोबियन। जीरोंदिस्त दल के जो नेता थे, इसके जो सदस्य थे जीरोंदिस्त दल के, अधिकांश सदस्य जीरोंद नामक प्रांत से बिलोंग करते थे। मतलब अधिकांश सदस्य जीरोंद नामक प्रांत से आते थे। इस कारण इस दल का क्या नाम पड़ा? जीरोंद प्रांत पड़ा। मतलब इसके नामकरण का कारण क्या है? क्योंकि यहाँ के जो अधिकांश सदस्य थे वो जीरोंद नामक प्रांत से आते थे, इस कारण इसका नाम क्या पड़ा? जीरोंदिस्त पड़ा, जीरोन नामक प्रांत, ठीक है। फिर
जो जिरोंदिस्त थे, जो ये जिरोंदिस्त गुट था, ये एक शिक्षित और सुसंस्कृत गुट था। शिक्षित थे, इसके जितने सदस्य थे ये शिक्षित थे और क्या थे, सुसंस्कृत थे, लेकिन इसके सदस्य व्यवहारिक राजनीतिज्ञ नहीं थे, मतलब राजनीति का इन्हें ज्ञान नहीं था। शिक्षित थे और सुसंस्कृत थे, परंतु इन्हें क्या था, राजनीतिक ज्ञान नहीं था, राजनीतिक ज्ञान नहीं था। और ये युद्ध के पक्षधर थे। जिरोंदिस्त गुट जो था वो युद्ध के पक्षधर थे, लेकिन पेरिस की भीड़ पर इनकी पकड़ बिल्कुल भी नहीं थी। ठीक है, क्या याद रखेंगे, जिरोंदिस्त का नाम कैसे पड़ा, ये शिक्षित और सुसंस्कृत थे, राजनीतिज्ञ नहीं थे, इस कारण पेरिस की भीड़ पर इनकी जबरदस्त पकड़ नहीं थी। इसके प्रमुख नेता थे टॉमस पेन, पैसियो, इसनार आदि। और भी नेता थे इसके। ठीक है, याद करने के पर्पज से उदाहरण के तौर पे आप ये तीनों याद रख लेंगे, टॉमस पेन, पैसियो, इसनार। ठीक है, फिर जैकोबियन दल आता है। जैकोबियन गुट क्या था, जैकोबियन गुट के जितने सदस्य थे वो जैकाबो नामक चर्च पर गुप्त रूप से मिला करते थे, गुप्त रूप से अपनी सभाएं किया करते थे। इस कारण इस दल के सदस्य क्या कहलाए, जैकोबियन कहलाए। जिरोंदिस्त पता हो गया आपको, जैकोबियन पता हो गया, जैकोबियन क्यों कहा गया। ठीक है, जो जैकोबियन दल के सदस्य थे, इन सदस्यों की पेरिस की भीड़ पर क्या थी, जबरदस्त पकड़ थी। और ये हर तरह से, चाहे क्रांति हो, चाहे कहीं उपद्रव हो रहा हो, उस सभी चीजों को कंट्रोल करने की, मतलब सभी चीजों को कम करने की ये क्या करते थे, हिम्मत रखते थे। ठीक है, और पेरिस की जनता इनकी काफी बातें माना करती थी। तो क्या था, भीड़ पर क्या थी, इनकी पकड़ थी। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर जितने सदस्य थे सभी सदस्य क्या थे, अनुशासित थे। अनुशासित मतलब जिरोंदिस्त दल के सदस्य केवल युद्ध के पक्षधर थे कि युद्ध के द्वारा ही हम स्वतंत्रता को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जो जैकोबियन दल के सदस्य थे वो अनुशासित सदस्य थे और वे समझते थे कि हर परिस्थिति के अनुसार हमें निर्णय लेना है, हर परिस्थिति में युद्ध करना उचित नहीं होगा। ठीक है, तो युद्ध के पक्षधर नहीं थे ये जैकोबियन। और इसके प्रमुख नेता जो थे वो थे दांते और रोबेस्पियर। ठीक है, दिख रहा है आपको, दांते और रोबेस्पियर। ठीक है, तो क्या आया समझ में कि व्यवस्थापिका सभा के दो गुट थे। पहला था वैध राजसत्तावादी, दूसरा था गणतंत्रवादी। गणतंत्रवादी जो थे वो एक गणतंत्र की स्थापना करना चाहते थे और उग्रवादी थे ये। इसके जो भी नेता थे, जो भी सदस्य थे, सारे सदस्य उग्रवादी थे। ये भी आगे चल के दो गुटों में विभाजित हो जाता है, जिरोंदिस्त और जैकोबियन। जिरोंदिस्त दल के नेता शिक्षित भले ही थे, परंतु इनकी पकड़ पेरिस की भीड़ पर नहीं थी, लेकिन जैकोबियन दल के जो सदस्य थे इनकी जबरदस्त पकड़ थी पेरिस की भीड़ पर। और इसके प्रमुख नेता थे दांते और रोबेस्पियर। ठीक है, अब जो अगला भाग है इसका वो हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।